नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मत करो परवाह उनकी जो देते हैं आपको ताना। मत करो परवाह उनकी जो देते हैं आपको ताना। झुक जाएंगे सिर उनके जब देखेगा ये सारा जमाना। तो आप यदि सिर को झुकाना चाहते हैं जो आपको ताना दे रहे हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा और वो रहेगा आपका मेहनत। क्या रहेगी? मेहनत। आगे, तत्व यौगिक और मिश्रण, ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था। तत्व यौगिक और मिश्रण। तो तत्व को आपने जाना, यौगिक भी आपने जाना, और यौगिक में कुछ पार्ट बचे हुए थे जिसमें से आपने विरंजक चूर्ण पढ़ लिया। विरंजक चूर्ण हो गया था क्या? शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण आपने प्राप्त किया, ये हो गया था ना? ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छा, इनमें क्या क्या ध्यान में रखना आपको? शॉर्ट चले आप, जितना हो सके शॉर्ट चले। प्रश्न कहां से बनते हैं ये थ्योरी अपनाएं आप। ऐसे नहीं है कि आप चाहे जहीं से जितना हो सके उतना पढ़ रहे हैं और प्रश्न वहां से बनता नहीं है। ठीक है। बेकिंग सोडा, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आपको पता रखना है कि क्या होता है। NaHCO3, ये लो। अब यहां से क्या सवाल बनता है? एक तो बनेगा बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या रहेगा बताओ? रासायनिक नाम क्या है इस बेकिंग सोडे का? इसी का पूछा जा रहा है ना, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये तो आपको देख के बताना है। इसमें बताओ क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या बनेगा? NaHCO3 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये बताना है आपको। क्या लिखें बताओ इसको। आज विनोद नहीं दिखाई दे रहा, कहां गया विनोद? खाने का सोडा जी, खाने का सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम ये देखो, Na जो है ना, इसको मैं लिखूंगा सोडियम। क्या लिखूंगा? अरे सोडियम लिखूंगा। पता है ना आपको ये तो सोडियम होता है या नहीं है? सोडियम ही है, सोडियम का सिंबल दिख रहा है आपको। अब जो ये H जो दिख रहा है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है कि नहीं? सोडियम हाइड्रोजन बन गया। और उस पर चर्चा भी की थी। जब 2 आए तो आइड की मात्रा बनती है, और 3 आए तो 8 की मात्रा बनती है। तो ये बनेगा आपके कार्बोनेट। क्या बनेगा रे? कार्बोनेट। क्या बनने वाला है? कार्बोनेट। तो इसका जो रासायनिक नाम बना वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखना, अब यहां जरूर आप देखें कि यदि आपको बीच में H दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? H ऐसे दिख रहा है ना इसमें, तो आप उसको बाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिख सकता हूं? बाइकार्बोनेट। यानी आप हाइड्रोजन को यहां बाई के रूप में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दोनों में से कोई सा भी नाम आपके सामने आ सकता है। क्लियर हुआ? आपसे सवाल किया जा सकता है बेकिंग सोडा है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देख रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कब? जब बीच में आपके हाइड्रोजन दिखाई दे। अब बनाने की विधियां और वो आपसे पूछी नहीं जाती। बनाने की विधियां हैं, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इतना आप जरूर ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा है, इसको आप खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खाने का सोडा भी कहा जाता है। ये लो, खाने का सोडा कहते हैं इसको। खाने का सोडा भी कहा जाता है। खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसको खाने का सोडा भी हम कह सकते हैं। अब खाने का सोडा इसको कह रहे हैं, तो इसका यूज कहां करेंगे हम? इसका उपयोग हम कहां करेंगे बताओ? कहां करते हैं इसका उपयोग बेकिंग सोडे का?
हाँ मीठा सोडा यही है, बिल्कुल सही है, ये मीठा सोडा ही है। इसका लिखूंगा कैसे गौरव? मीठा सोडा है। अब मीठा सोडा है तो आप ध्यान दें, इसका जो प्रयोग है वो आपके कचौड़ी और पकौड़ी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है रे? कचौड़ी व पकौड़ी में। पकौड़ी लिखना है ना, कचौड़ी व पकौड़ी। हाँ इसको क्या, इसको आप आर लिखते हैं क्या? आर लिखते हैं तो इसको री पढ़ो या डी पढ़ो है। गढ़ आता है, सुजानगढ़, SUGANGARH लिखेंगे उसको, समझ गए? GAH लिखते हैं ना, सुजानगढ़ बनता है वो। तो इसको आप कचौरी लिखें या कचौड़ी लिखें, बात एक ही है। कचौड़ी व पकौड़ी को फुलाने में है, को फुलाने में जी। अब देखा है ना कचौरी को तो आपने, फुली हुई नहीं है क्या? कारण क्या रहेगा? कारण क्या रहेगा उसमें? कारण क्या है बताओ? कचौरी क्यों फूल जाती है? पाव रोटी देखिए, पाव रोटी, पाव रोटी को फुलाने में इसका प्रयोग करते हैं। पाव रोटी को, पाव रोटी को फुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पाव रोटी तो गुजरात में ज्यादा होती है ना, पाव रोटी को फुलाने में। अपने बाजरे की रोटी होती है राजस्थान में, तो बाजरे की। पाव रोटी को फुलाने में इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडे का। कारण क्या है? कैसे, कैसे बताओ? इस कारण। किस कारण? इसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इसमें होती है। अब देखो ये NaHCO3 है, इसको आप इतना याद नहीं करें तो चलेगा आपका काम। तो ये बनेगा Na2CO3 और प्लस CO2 और प्लस H2O। अब यहां आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस दिख रही है, यही गैस इसमें यूज होती है। ये पाव रोटी को फुलाने में, कचौरी पकौड़ी को फुलाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। क्या क्या याद करना? बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछा जाता है तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, या फिर इसको आप पढ़ेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट जी। खाने का सोडा किसको कहते हैं? बेकिंग सोडे को कहते हैं। मीठा सोडा किसको कहते हैं रे? इसी को बोला जाता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? कचौरी व पकौड़ी को फुलाने। रसोई घर में इसका यूज किया जाता है ना, रसोई घर में, रसोई घर में होता है इसका यूज बेकिंग सोडे का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यूज ये रहेगा, ये क्या करता है? पेट की अम्लता को उदासीन करने में भी सहायक है। ये भी ध्यान रखना, ये विशेष बात है इसकी। ये भी इसका यूज है, ये पेट की अम्लता को उदासीन करता है। पेट की अम्लता को उदासीन करने में सहायक है, उदासीन करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो एग्जाम की दृष्टि से रहने वाले हैं। ये अभिक्रिया आप नहीं ध्यान में रखोगे तो भी यहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना कम होती है, स्पेशली आर्मी के पेपर में। बाकी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है जी। रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, इसका उपयोग कहां करते हैं, ऐसी बातें आपको आनी चाहिए। ये पेट की एसिडिटी को उदासीन करने में भी सहायक है। कौन? बेकिंग सोडा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ये यौगिक है। क्या है? यौगिक। आपने पढ़ा तत्व, एलिमेंट, उसके बाद में आया यौगिक। जो यौगिक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और इसके अलावा मिश्रण है। मिश्रण में आपको मिश्र धातुएं भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रहेगा धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। धावन सोडा, सीधा आप फॉर्मूला याद रखें, इसका एक एक दो दो उपयोग ध्यान में रखें और रासायनिक नाम ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न बन जाता है। यहीं से प्रश्न बन जाता है। आप रासायनिक नाम, इसके सूत्र और इसका यूज जरूर ध्यान में रखना। धावन सोडा, वही बात यहां लागू होगी। धावन सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? अब ये धावन सोडा है, अब ये धावन सोडा है तो इसमें कहीं ना कम धोने में काम आएगा। ये धावन सोडा है, धोने में काम आएगा। अब जब ये धोने में काम आ रहा है तो इसमें कम से कम जल की मात्रा होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। आजा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है धावन सोडा का? Na2
CO3। अब जल के जो अणु हैं वो कितने होंगे? 10 होंगे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि धावन सोडा है उसमें जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये रहा 10, कितने हैं? 10। जल है ना ये। अब पानी है तब इसका यूज हम धोने में करते हैं। धावन सोडा है वो, बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, जरूर ध्यान में रखना। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ऐसे है आपके यौगिक जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बना देते हैं। इनके फॉर्मूले जरूर ध्यान में कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और रासायनिक नाम क्या होता है, स्पेशल प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। तो ये आपका धावन सोडा है Na2CO3 10H2। बात करें इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम जरा बताना क्या होगा ये, क्या लिखूं बताओ इधर, रासायनिक नाम क्या होगा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? ये लो, इसमें और इसमें क्या नजर आ रहा है, अलग क्या दिख रहा है? इसमें भी तो सोडियम है, इसमें भी रहा सोडियम, तो ये देखो इसमें भी कार्बोनेट है, इसमें भी कार्बोनेट है? कई बार आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को धावन सोडा लिख देंगे, धावन सोडा को बेकिंग सोडा लिख देंगे। जरूर ध्यान में रखिएगा, धावन का मतलब होता है धोने वाला, और धोने वाला जब है तो इसमें जल आएगा, पानी की मात्रा तो आएगी, ये तो आप सबको पता है। लेकिन अब बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या बनेगा, वो बताओ आप, तो क्या रासायनिक नाम बनता है इसका? यदि बीच में आपको H नजर आता है तब आप बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाई। जैसे उसमें आया था सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बीच में H था। अब बताओ इसमें H है क्या, बीच में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, तो इसको बाई नहीं लिखेंगे हम, नहीं हाइड्रोजन लिखेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी तो नहीं है, तो सीधा लिख दो इसको। तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये लो भैया। क्या? अच्छा, इस वाले टॉपिक में से पिछले अग्निवीर के पेपर में भी प्रश्न बना था, आपको पता है? पता होना चाहिए कि पहले यहां से कौन कौन से सवाल लिए गए हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा गया था ना, साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो वो कहां से उठ के आया था? यहीं से तो आया था, वो यौगिक ही तो था, नमक का यौगिक है ना, नमक का यौगिक होता है सोडियम क्लोराइड। तो अब की बार यहां से आ सकता है, तो फॉर्मूले जरूर ध्यान में रख लेना। धावन सोडे का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब धावन सोडा है, तो धावन सोडा है तो इसका जो उपयोग रहेगा वो आपको पता है, कहां होगा? धोने में। धोने में, अब धोने में मतलब कपड़े, कपड़े की धुलाई में इसका यूज करते हैं, कपड़े में, कपड़े की धुलाई करने में इसका यूज करते हैं। और जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़ों में से आसानी से मेल निकल जाता है, ये किसके कारण होता है? करो भैया आंसर, तनसुख। कपड़ों में से मेल आसानी से निकल जाता है, किसके कारण? क्या कारण है कि कपड़ों में से मेल आसानी से निकल जाता है? इसका आप आंसर जरूर बता दें भैया, क्या आंसर रहने वाला है? हैं? क्या आंसर रहेगा? कपड़ों से मेल का आसानी से निकलना, ये किसका एग्जाम्पल है? कपड़े धोने में कौन सहायक है? धावन सोडा है। कौन है? धावन सोडा। और जब कपड़े आप धोते हैं, जब उसमें आप डिटर्जेंट डालते हैं ना, तो जब इसको कपड़ों को आप ऐसे रगड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बाल्टी होती है उसमें पानी की बूंदें रंगीन नजर आती है। देखा है क्या? नहीं देखा? देखा है लेकिन पता नहीं है। आज जब कपड़े धोना, आप चेक करना बाल्टी के अंदर ऐसे, तो उसमें जो बूंदे बनेगी वो आपको गोल गोल और कलर नजर आएगा, उसमें रंगीन नजर आएगी। वो किसके कारण है बताओ? किसके कारण होता है? आप आंसर करके मुझे बताएं। धोने का सोडा है ये, तो धोने में इसका यूज होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो यूज होता है वो होता है आपकी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ये ध्यान में रखना, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता, ये इंपॉर्टेंट है। यही तो होती है स्मार्ट स्टडी,
जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में सहायक है। कि कहां से प्रश्न बनेगा है, स्मार्ट स्टडी उसी को तो कहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए क्या पढ़ना है, ऐसा पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। पढ़ते तो सभी है, सारे पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है ये आपको आना चाहिए। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग हम करते हैं। किसका? धावन सोडे का। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट पीओपी, विरंजक चूर्ण हो गया था। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीओपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ इसका फॉर्मूला क्या रहता है? कैसे बनाते हैं, कैसे हैं इसको, कैसे बनाते हैं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या आएगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप जानते हैं, देखा है क्या? कहां यूज करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और खिलौने बनाने में। इसके अलावा खिलौने जो होते हैं वो बनाने में, सजावट की सामग्री जो होती है वो आपने देखी होगी, इसी की बनती है ना। घरों में आजकल नए नए कलर के वो बनते हैं ना सजावट के सामग्रियां, तो वो हाँ यही तो है। अब ये गणगौर का जो मेला आ रहा है तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे आपको खिलौने मिलेंगे, वो मिट्टी वाले है ना, प्लास्टर किए हुए अंदर से। तो वो खिलौने जो होते हैं इसी के बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। कैसे बनाते हैं ये जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से दो प्रश्न बनने वाले हैं। यहां से दो प्रश्न बनेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको बनाते कैसे। CaSO4 हाफ H2O प्लस प्लस 1/2 H2, इसका मतलब हेमीहाइड्रेट हो गया ना। ये रहा, जिप्सम को 373 केल्विन पर आप जब गर्म करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है ना। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O, ये क्या है? ये अर्ध हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट का ये अर्ध हाइड्रेट है। और ये क्या है? हेमीहाइड्रेट है। क्या है? हेमीहाइड्रेट है, ये हेमीहाइड्रेट है। ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 2। भाई ये रहा आधा और ये रहा 1/1 सही, 1/2, इसका योग हो गया ये CaSO4.2H2O। अब ये जो दोनों प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कैसे? ऐसे बनाने की विधि आपको याद करनी नहीं है, जरूर ध्यान में दें, ये याद करने की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कभी पूछा ही नहीं जाएगा। यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो ये होगा। एक तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आधे बच्चे गलत कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो फिर कईयों का गलत होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेंगे? ये वाले करेंगे, ये वाला, ये नहीं है। ये किसका है? ये जिप्सम का है। किसका है? जिप्सम। यदि CaSO4 में आपको 2H2O नजर आता है तब तो है जिप्सम, और CaSO4 में आधा H2O नजर आता है तब आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत बार आया है एग्जाम में और कई बार गलतियां होती है। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बोलेंगे इसको। ये रहा कैल्शियम, ये सल्फेट, और ये आधा जल को कहते हैं हाइड्रेट। इसका मतलब हो गया ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। ये हेमीहाइड्रेट कहलाता है। हेमीहाइड्रेट है। और ये वाला क्या है? जिप्सम है। अब सवाल पूछेगी जिप्सम कैसे प्राप्त होता है, तो जिप्सम तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। अब जिप्सम को आप गर्म करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न कहीं से पूछे आपका आंसर सही जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या रहेगा? CaSO4 हाफ H2O। आधा ही है इसमें, पूरा नहीं है, ठीक है। और यदि 2 आ जाए ना तो ये जिप्सम है, और यदि इसकी जगह 5 आ जाए,
लेकिन सी ए की जगह सी यू हो जाए तब क्या बनता है, नीला थोता बनता है। फिर क्या बनता है, नीला थोता। आपको पता है ना, ये लिखवाया था मैंने, नीला थोता क्या होता है। सफेद थोता होता है, नीला थोता होता है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या है, पहली बात तो ये रासायनिक नाम बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा रासायनिक नाम। कैल्शियम सल्फेट, नाम से ही तो याद है, ये कैल्शियम है, ये सल्फेट हो तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम है सल्फेट। और आगे मैं यदि लिखना चाहूं तो ये आधा है, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट हो गया। क्या हो गया, अर्ध हाइड्रेट। ठीक है। सवाल पूछे कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है जी। जिप्सम ये रहा, जिप्सम है, ये ध्यान में रखना, ये सूत्र आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाँ, पिछली बार तो बहुत आसान सा पूछा गया, साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl। यहां से यदि प्रश्न बनता है तो फिर गलत होने की भी संभावना बढ़ जाती है। CaSO4 हाफ H2O को क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट इसको बोला जाता है। इसका यूज कहां करेंगे बताओ, उपयोग कहां है इसका, ये सबको पता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में ये सहायक है। क्या है जी, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। अब प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कौन सा यौगिक महत्वपूर्ण काम करता है, तो ऑप्शन होंगे आपके सामने धावन सोडा, ऑप्शन आपके सामने होगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन आपके सामने आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आपके सामने आएगा ब्लीचिंग पाउडर। बताओ क्या आंसर होगा। 5 यौगिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो विरंजक चूर्ण, जिसका उपयोग कहां करते हैं, जल को जीवाणु से मुक्त करने में करते हैं। विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। होता है कि नहीं होता। विरंजक चूर्ण को यदि वायु में खुला छोड़े तो कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। उसके बाद में आपने बेकिंग सोडा पढ़ा, तो बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा। क्या होता है, खाने का सोडा। ठीक है। अब खाने का सोडा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यूज होगा, तो कचौरी जो पकौड़ी आपकी होती है उसको फुलाने में वो सहायक होता है। इसके बाद में आपने जाना धावन सोडा, तो धावन सोडे का नाम से पता चल रहा है धोने वाला सोडा है। अब धोने वाला सोडा है तो इसमें जल कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है। और एक जो आया वो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका यूज कहां करेंगे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जुड़ी हुई हड्डियों को तोड़ने में नहीं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। इसके अलावा खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहां करते हैं, खिलौने बनाने में। ठीक है जी। और बताओ, सजावट के सामान बनाने में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, सजावट के सामान बनाने में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो यही है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, सजावट के सामान बनाने में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए आप किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP कहते हैं, का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 से लेकर 5 महत्वपूर्ण यौगिक थे आपकी। हमारा जो टॉपिक था वो एलिमेंट था, कंपाउंड था, और इसके अलावा मिक्सचर था। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। यौगिक क्या होते हैं जी, जिसके अणुसूत्र हम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, तो ये यौगिक है। यौगिक ये क्योंकि इसका हमने सूत्र लिखा है। ठीक है। इसके अलावा मिश्रण था, तो मिश्रण में आपने जाना समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में सभी अवयव क्या होते हैं, समान अवस्था में, और विषमांगी में अलग अलग। जैसे आप पानी है उसमें तेल डाल रहे हैं तो वो घुलेगा नहीं, जब नहीं घुलेगा तो वो विषमांगी है, और जब घुल जाता है तो समांगी है। जैसे शरबत है, पानी में आप चीनी डालते हैं घुल जाएगी, तो समांगी मिश्रण हो गया, नाम से पता चल जाता है। ठीक है। धातु, अधातु। अब धातु इसका यूज है, मतलब टॉपिक है इसका, कारण जो एलिमेंट जो होते हैं, तत्व,
वो धातु और अधातु दो भागों में विभाजित है। इसके अलावा उपधातु भी आती है। क्या आती है? उपधातु। जी। अब जो तत्व थाने तत्व है, इसको हम अलग अलग रूप में पढ़ते हैं, तत्व। अब इसको अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम धातु के रूप में। किसके रूप में? धातु। दूसरा पढ़ेंगे हम अधातु के रूप में। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे? इसके अलावा पढ़ेंगे उपधातु के रूप में। किसके रूप में? उपधातु के रूप में। और इसके अलावा हमें जानना है मिश्र धातु। किसके रूप में? मिश्र धातु। तो सबसे पहले मैं इसका काम खत्म कर देता हूं। मिश्र धातु क्या? लगाओ आप हेडिंग मिश्र धातु। ये आर्मी का जो सिलेबस होता है, आर्मी का जो पेपर होता है, उसमें आपकी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मिश्र धातु। यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं, बहुत बार। आप चेक करना, बहुत बार यहां से एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। मिश्र धातु जो छोटा सा टॉपिक है, कुछ हिंट आपके सामने रहेंगे जहां से आप इसको आराम से कर पाओगे। मिश्र धातु, एक लिखा गया है धातु, दूसरा लिखा गया है अधातु, फिर लिखा गया है उपधातु, और एक लिखा गया है मिश्र धातु। धातुएं क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और धन आयन ग्रहण करती है, पॉजिटिव चार्ज बनाती है, वो धातुएं हैं। नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब जो अधातुएं होगी वो होगी। ठीक है। ज्यादातर अधातुएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ज्यादातर धातुएं क्या होती है? धनात्मक होती है। अरे जिसमें प्लस का चार्ज आता है, देखो भाई, देखो एक बार, वो ये Na है और एक मैंने क्लोरीन लिखा, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पहचान करनी है कि इसमें से धातु कौन सी है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, प्लस दिख रहा है ना, धातु है। माइनस दिख रहा है ना, अधातु है। समझ गए? उपधातुएं क्या होती है? जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाती। ये नाम ही ऐसे होते हैं जहां से आसानी से प्रश्न कर लेते हैं आप। उपधातु का मतलब है ये दोनों, जिसमें धातु के भी गुण होंगे, अधातु के भी गुण होंगे, वो होगी उपधातुएं। और उपधातुएं ज्यादा है नहीं, 6 से लेकर 7 उपधातुएं आपके आने वाली है, कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हम मिश्र धातु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिश्र धातुएं क्या है, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं मिश्र धातु, और इंपॉर्टेंट है मिश्र धातु। पहले इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, दो या दो से अधिक। अब मिश्र का मतलब तो अधिक ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। मिश्र धातु, अब नाम से पता चल रहा है ना मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र का मतलब हो गया धातु और अधातु दोनों के, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, हाँ सॉरी, अधातु नहीं है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। या इसकी परिभाषा और बनाएं तो क्या बना सकते हैं? धातु धातु, धातु धातु, या धातु अधातु। क्या? धातु अधातु का समांगी मिश्रण, क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। बोलो। परिभाषा वैसे एग्जाम में आती है, आरपीएफ के पेपर में खूब सारी परिभाषाएं भी पूछी गई है। मिश्र धातु क्या होगी? मिश्र, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, धातु धातु या धातु अधातु का समांगी मिश्रण भी क्या कहलाएगा? आपके मिश्र धातु कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसके एग्जाम्पल, उदाहरण, और वो सारे के सारे आप जो इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं हैं वो तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। नंबर एक, और वो लेंगे हम क्या? पीतल।
पीतल क्या है? पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पीतल है वो कौन सी 2 या 3 धातुओं के मिश्रण से बनती है, यही तो लिखा है। अब एक से तो बनेगी नहीं क्योंकि मिश्र धातु है। इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, कितने प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें यौगिक। मिश्र धातुएं यौगिक में ही आती है। मिश्र धातुएं किस में आती है? यौगिक में, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के जो आपस में जुड़ते हैं तो मिश्र धातु बनती है। कैसे याद करोगे? पीतल। अच्छा, इनकी ट्रिक लिख लें आप, एक छोटी सी ट्रिक बना देते हैं आप। क्या है? और वो आपको आता भी है। पिताजी। पिताजी, पीतल का मतलब है पिताजी। क्या है? पिताजी। अब ऐसे तो याद होगी नहीं, है ऐसे तो याद होने वाली है नहीं, है पिताजी, ये है ना पिताजी। अब पिताजी का मतलब क्या है? पिताजी का मतलब यह है कि पी से आपको बनाना है पीतल। अब आपसे पूछा जाए कि पीतल है वो किस प्रकार की मिश्र धातुओं के संयोग से बनी हुई है, तो यहां शब्द लिखा गया है ता, और ता से बनता है तांबा। तांबा है प्लस, अब ये रहा जी। अब जी से क्या बनेगा? जिंक। बन गई मिश्र धातु। तांबा और जिंक, इन दोनों का मिश्रण है तो आपका पीतल बनेगा। और पीतल को कैसे याद करेंगे? पिताजी। पिताजी तो पता ही है, पिताजी फादर है। ये पिताजी आप एक शब्द ध्यान में रख लें, ये इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं जो आपने देखा भी है। पिताजी, पी से बना पीतल, ता से बना तांबा और जी से बना जिंक। अब आधों के ये समस्या आएगी जब ये ऑप्शन में आपके सामने नहीं होंगे। प्रश्न पूछ लिया पीतल किन 2 धातुओं का अवयव है, अब ऑप्शन में ये नहीं है तांबा और जिंक। नहीं नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गौरव, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या बता? 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 4 ही आने वाला है? चाहे आप 2 को 4 से गुणा करो या 4 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 8 ही आने वाला है भाई। इसको आप पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, आपकी मर्जी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कई ये सोच रहे हैं यदि ये आगे आ गया ये पीछे आ गया तो वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी परसेंटेज जरूर ध्यान रखना। कॉपर जो है वो 70% होता है और जिंक है वो 30% होता है। ये लो, इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? कॉपर। ये 70% होता है और ये कितना परसेंट होता है? 30% होता है पीतल में। लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा। ये तो आपको नाम दे दिए तांबा और जिंक, लेकिन यदि इसका सिंबल दिया जाए तो कईयों को सिंबल याद होते नहीं है। अब कईयों को सिंबल याद नहीं है ना, तब गड़बड़ होती है। अब कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। अब ये आएंगे ऑप्शन में। कॉपर, तांबा, तांबा को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। अब इसका सिंबल क्या होगा? Cu। प्लस जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। ये लो, अब ये आएंगे ऑप्शन में आपके, कॉपर प्लस जिंक। तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, तांबा और जिंक, ताजी, पिताजी, पीतल बराबर बनेगा तांबा प्लस जिंक। हो गई याद? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दूसरी मिश्र धातु लेते हैं। इंपॉर्टेंट है वो तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अरे पीतल को कैसे याद करना है? पीतल को पिताजी से याद करना है। कैसे याद करना है? पिताजी। पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। अब जिंक की जगह जस्ता भी तो आ सकता है। जस्ता और जिंक एक ही है। जस्ता और जिंक है, दोनों एक ही है। ठीक है? गांव में नाम नहीं होते क्या? बहुत सारे नाम होते हैं। होते हैं, हरि राम, हरि कहते हैं उसको, है तनसुख, हाँ उपनाम कहते हैं उसको। ठीक है, लो दूसरा देखते हैं। ये होगी आपके पिताजी, पीतल। अब दूसरा एक और लेते हैं, दूसरी मिश्र धातु बताओ कौन सी लेनी है? गन मेटल लेनी है। लो गन मेटल लेते हैं।
गन मेटल, गन मेटल। अब परीक्षा में आ गया गन मेटल किससे बनी हुई है, ऑप्शन आएंगे आपके सामने, फिर कहां भटकते फिरोगे? जब याद है तो आपको भटकने आवश्यकता है नहीं। बताओ क्या करें इसका, क्या करूं बताओ? गन, गन का मतलब क्या है? बंदूक। और बंदूक किसको मिलती है? पुलिस फौजी को है, फौजी को मिलती है? गन का मतलब क्या है? बंदूक। आपने पढ़ा हो ना, स्पेलिंग तो पढ़ी है, गन, गन यानी बंदूक होती है, गन यानी बंदूक। अब ये बंदूक किसको मिलती है? फौजी को। फौजी क्या पहनते हैं? फौजी पहनते हैं जैकेट, वो कोट, भारी वाला जैकेट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? जैकेट। तो जैसे ही आपको नाम आए गन, और गन को ध्यान में रख लेना फौजी, और फौजी पहनते हैं जैकेट, जैकेट, ठीक है। अब जो जैकेट की जेब होती है उसमें गन को छुपा के रखते हैं, ऐसे डाल के, पता नहीं चलता बंदूक है कहां, ऐसे छुपा के रखते हैं। तो ये बन गया जैकेट। जैकेट कौन पहनता है? फौजी। गन किसको मिलती है? फौजी को। अब फौजी गन को कहां छुपा के रखेगा? जैकेट में। अब यहां से आपको शब्द निकालने, गन मेटल किससे बनता है? गन मेटल किससे बनेगा? जे से क्या बनाऊं रे? जिंक। जय शब्द जो है उससे क्या बनेगा? जिंक, जिंक। और प्लस कैसे क्या बनेगा? कॉपर। क्या बनेगा रे? कॉपर। प्लस टे से क्या बनेगा? टिन। जिंक, कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है आपका? गन मेटल बनता है। क्या बनता है? गन मेटल बनता है। अब इसका इसका सिंबल यदि आप लिखना चाहें तो Zn होगा, और प्लस कॉपर का Cu हो गया, और प्लस टिन का क्या हो गया? Sn होता है। कोई TIN मत लिख देना, TIN, टिन। समझ गए? तो जिंक है, कॉपर और टिन से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनेगी? वो बनेगी आपकी गन मेटल। और गन तो आप सबको पता है, गन फौजी को मिलती है, फौजी जैकेट में इसको छुपा के रखेंगे, तो ये आपका जैकेट शब्द बनेगा। और जैकेट से जिंक, कॉपर और टिन आपको याद आ जाएगा। समझ गए? पक्का समझ गए क्या? पित्तल को कैसे याद करेंगे? पिताजी। गन मेटल को कैसे याद करेंगे? जैकेट। तीसरा लेते हैं जी, तीसरा लेते हैं कांसा। कांसा, कांसे कहते हैं इसको, कांसे या फिर कांसा, एक ही बात है। कांसा, कांसा तो ये अपने हर घर में मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? बारिश आती है, बिजलियां कड़कती है, और पुराने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे जो कांसा होता है उसको कहीं ना कहीं छुपा के रख देते हैं। और ज्यादातर कहां छुपाते पता है? बाजरे की कोठी, है ना? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों करते हैं? कांसा की जो थाली है उसको छुपा देते हैं जब बिजलियां, कांसा, कांसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सीधा संबंध कहां से होगा? खाना वाना तो खाते नहीं, इसमें बहुत कम खाते नहीं है ना? नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। अच्छा, इसका यूज जो होता है वो ज्यादातर आपने ब्याह और शादी में देखा। मायरा भात जो होते हैं उसमें, शादी में, ब्याह शादी में इसका प्रयोग नहीं करते। आपने थाली देखी है? किसकी होती है? खांसी, बाटका, पैसे रखने वाला। कितने रुपए डाले मायरे के अंदर, कितने आपके शादी में, है ना? तो वो, हाँ, लोटा भी होता है, कलश जिसको कहते हैं, वो भी इसी का होता है। दहेज में भी इसको है, हाँ वही होता है। आपने देखा है ना ऐसा? अब ये शादी और ब्याह का इसका संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब घर में आप फौजी बनेंगे, आपका रिश्ता होगा, आपकी शादी होगी, तो आपको जो आपके क्या बोलते हैं उसको, ससुराल वाले आएंगे ना, वो क्या करने के लिए? शादी का
तिलक तिलक टिक्को, शादी को कहीं टिक्को, ये लो। अरे कांसी, कांसा, 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 कांसा का थाली में डाल के रोली मोली डाल के आपको लगाने के लिए क्या आते हैं, टिक्को। क्या टिक्को बना लो, बनाओ इसका। आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं, यही वो समय है कुछ कर दिखाने का, इसे आप खोना नहीं। हाँ, टी से क्या बनेगा रे, टिन, और प्लस को से क्या बनेगा, कॉपर। क्या बनेगा, कॉपर। टिन को क्या लिखूंगा, एसन, कॉपर को क्या लिखूंगा, सीयू। क्या बन गया, आंसर। पल्ले पड़ा, कर लोगे याद। मिश्र धातुएं यहां से इंपॉर्टेंट है, एक सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में बनता है, और ये आर्मी वालों का फेवरेट टॉपिक भी होता है। एक सवाल यहां से वो हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। तो कांसा का हो गया टिक्को, पीतल का हो गया पिताजी, इसके अलावा आपने देखा गन मेटल। अब एक और लेते हैं, बताओ। शोल्डर मिश्र धातु कौन सी रे, शोल्डर। शोल्डर। अब यदि इसका यूज आपको पता है तो इसका आंसर आसानी से आने वाला है। शोल्डर मिश्र धातु है? महेंद्र, शोल्डर का यूज कहां करते हैं, है महेंद्र? तारों पर वेल्डिंग करने के लिए। किस पर, तारों पर वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तारों पर वेल्डिंग करने में, देखा है ना, तारों पर वेल्डिंग करने में ये सहायक है, कौन, शोल्डर। अब जब तार होते हैं, तार, और पॉजिटिव प्लस वाला जो लाल नेगेटिव है, धनात्मक और ऋणात्मक तार को जब आपस में टकराते हैं तब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ। अरे तारों को जब आपस में टकराते हैं ना तब क्या होता है, चिंगारियां उत्पन्न होती है। बाहर वाले को क्या पता चिंगारियां उत्पन्न हो रही है, हैं? बाहर खड़ा है ये बेरा, बाहर खड़ा है, अंदर तार आपस में ये टच हो गए, बताओ इसको कैसे पता चला, कान से सुनेगा ये, हैं? तारों पर वेल्डिंग, तारों को आपस में टच करने पर क्या होता है, आवाज निकलती है, और आवाज को हम बोलते हैं सिटी। क्या बोलते हैं, सिटी। क्या बोलते हैं, सिटी। बनाओ इसका, फटाफट बनाओ। सी से क्या बनेगा, सीसा, और प्लस टी से क्या बनेगा, टिन। सीसा को क्या लिखूंगा, पीबी। टिन को क्या लिखूंगा, एसएन। ध्यान में रख लेना ये, ठीक है। अंतिम एक मिश्र धातु और लेते हैं और क्लास को हम समाप्त करते हैं। एक लिखिएगा आप, जर्मन सिल्वर। क्या, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये महत्वपूर्ण मिश्र धातु है ना, जर्मन सिल्वर। बताओ, अब इसका सीधा सा संबंध है। ये कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आप आसानी से कैच कर लेते हैं। जैसे तारों पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो सीटी बजेगी, कांसा है तो कांसे की थाली में आपको टिको, पीतल से आप पिताजी बनाओगे, हैं? ऐसे बना लेना तो आपको आसान रहेगा। जर्मन सिल्वर। अब जर्मन क्या है, एक देश है। जर्मन क्या है, देश। जर्मनी हिटलर वाला देश ही है जर्मन, ठीक है। और जर्मनी से आपको क्या मंगवाना पड़ेगा, सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी। अब चांदी आप मंगवा रहे हैं ना जर्मन से, ये देखो जर्मन से आप चांदी मंगवा रहे हैं, तो हम जैसे लोग तो मंगवा नहीं पाएंगे, हमें कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसा काम कौन करेगा, नेता का सहारा लेना पड़ेगा। नेता, मंत्री जो होते हैं, नेता बड़े बड़े, उनका सहारा लेना पड़ता है। ऐसा काम करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, नेताजी का। किसका लेंगे,
नेताजी का। बनाओ इसका, नेताजी का बनाओ फटाफट। नए से क्या बनेगा? निकल। प्लस ता से क्या बनेगा? तांबा। और प्लस जी से क्या बनेगा? जिंक। अब इसके प्रतीक बनाओ फटाफट। निकिल का क्या होता है? Ni। प्लस तांबे का क्या होता है? कॉपर। प्लस जिंक का क्या होता है? Zn। ये लो, बन गई आपकी। अब यदि पूछा जाए कि जर्मन सिल्वर है किस प्रकार की मिश्र धातुओं का मिश्रण है, तो आपका नेताजी होगा। नेताजी आप ध्यान में रख लेना और इससे शब्द बना लेना, निकिल, तांबा और जिंक। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।